आप लोगों को केमिस्ट्री का मॉडल सेट मैं कराने जा रहा हूं, जो आपको एग्जाम हॉल में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए, सभी को मेरा आवाज आप लोगों को जा रहा है, एकदम क्लियर है? तो हम लोग करेंगे आज, एकदम जान लीजिए, इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूँ। क्या क्या बताने वाला हूँ? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। इसमें पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा सब्जेक्टिव, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा सब्जेक्टिव। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग लास्ट तक एकदम बने रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप लोग एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचा करके आएंगे। वो सभी सेशन आप लोगों को चलने वाला है। चलिए धोनी तिवारी जी, तो चलिए क्या क्लास शुरू कर दिया जाए, ये सर का कमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है आज का। ठीक है, यहाँ पर खंड अ में है, यानी कि सेक्शन ए में। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं और ऑब्जेक्टिव को करते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्या कह रहा है, एक नंबर ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। धोनी जी, चलिए गौरव जी, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो मैग्नीशियम है कि कॉपर है कि जर्मेनियम है कि इनमें से सभी है? तो देखिए, विद्युत का सुचालक इनमें से सभी है। धात्विक क्रिस्टल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और मैग्नीशियम भी धात्विक चालक, कॉपर भी धात्विक चालक और जर्मेनियम भी धात्विक चालक होता है। ठीक है, तो इसमें से विद्युत का सुचालक सभी हो जाएगा। अब आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? अर्धचालक कौन है? रोशन कुमार जी, चंद्रशेखर निषाद जी, राजा जी, धोनी जी, बताइए। इसमें से अर्धचालक तो हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम वर्ग 14 के तत्व है जो अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। तो इसमें ऑप्शन में आप लोग को सिलिकॉन दे दिया है, ठीक है ना, इसको हम लोग सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक कहते हैं। आगे देखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है? यानी कि इकाई ताप पर कौन ऐसा इसमें मात्रा है, यानी कि सांद्रता है, जो इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है? तो वो मोललता है। कौन है? मोललता। अभी तक तो बोर्ड एग्जाम में मोललता पूछा है, लेकिन मोल प्रभाज भी निर्भर नहीं करता है। मोल प्रभाज याद रखेंगे, एक मोल प्रभाज भी होता है। तो अब जो है आप लोग को न्यू क्वेश्चन, आप लोगों को अब जो है मोले प्रभाज वाला बचा हुआ, याद रखेंगे। तो कौन सा सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है? तो वो मोललता और मोल प्रभाज दोनों के दोनों है, लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को केवल मोल प्रभाज दिया हुआ है, तो यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर किसका किसका बिलियन है, सो पूछ रहा है। सोडा वाटर किसका किसका बिलियन है, सो पूछ रहा है। बताइए राजा जी, रोशन जी, चंद्रवंशी जी, धोनी जी, सभी मेरे प्यारे से कमेंट करेंगे। देखिए, सोडा वाटर जो होता है ना, H2O है ना, प्लस CO2 दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि बिलियन होता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं? सोडा वाटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे हम लोग, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट हमारे डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग तो जिंक से जस्ता का लेपन भी करते हैं, लेकिन इसमें कौन सा लेड की ऑक्साइड होगा? इनमें से कौन सा लेड का ऑक्साइड होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोग को बता दूं कि लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग Pb3O4 का उपयोग करते हैं। इसको लाल सिंदूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल सिंदूर भी कहते हैं, लाल सिंदूर भी कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो लोहा पर जंग लगने के लिए, तो देखिए मेरे प्यारे से, नवमी वाले दिन, जैसे अब ठंडा के दिन आ रहा है, तो नवमी वाले दिनों में जो है ओस गिरता है, कुहासा गिरता है, तो इससे क्या होता है? लोहा पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि नवमी वाला से ही लोहा में जंग लगेगा। यानी कि क्या चीज का आवश्यक होना चाहिए? कौन आवश्यक है जंग लगने के लिए?
तो नमी यानी कि नमी मतलब आर्द्र वायु। कौन वायु? आर्द्र वायु। आर्द्र वायु मतलब नमी और शुष्क वायु मतलब सूखा, है ना? चलिए समझ गए होंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट, एकदम पक्का पक्की। आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, सो कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका एक ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार ट्रिक है। ठीक है, चलिए धोनी जी, राजा जी, प्रीतम गोस्वामी जी, ध्यान दीजिएगा। वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलोजन। क्या कहते हैं? हाइलोजन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपकारक गुण बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक। तो सबसे ऊपर में कौन है? फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन हो गया? तो फ्लोरीन हो गया। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक जो है फ्लोरीन होता है। ठीक है ना, वर्ग में ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ता है और नीचे आने पर अपकारक क्षमता। तो सबसे ज्यादा अपकारक गुण आयोडीन में हो जाएगा और सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक फ्लोरीन में हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कराए? कह रहा है कि धात्विक आबंध, धात्विक बंधन इनमें से किसमें पाया जाता है? तो जो धातु होगा उसमें धात्विक आबंध पाया जाता है। जैसे धातु हो गया कॉपर, चांदी, सोना, है ना, प्लेटिनम, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी के सभी धात्विक है, तो इसमें धात्विक आबंध। और साधारण नमक के सूत्र क्या होता है? NaCl, Na पर प्लस Cl पर माइनस, ये आयनिक क्रिस्टल हो जाएगा, ये आयनिक हो जाएगा बंधन। ठीक है ना। अधातु में सहसंयोजी और जल में हाइड्रोजन आबंध होता है, लेकिन ऑप्शन इसमें हो जाएगा धात्विक वाला धातु में, है ना। चलिए आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। एक एक क्वेश्चन 4 डालेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। आगे देखिए मेरे प्यारे से क्या कहा, निम्नलिखित में कौन सीने बार है? देखिए सीने बार क्या है? सीने बार पारा का अयस्क होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग सल्फाइड अयस्क कहते हैं। और सल्फाइड अयस्क, जिस अयस्क में एस लग गया वो सल्फाइड अयस्क, और सल्फाइड अयस्क का समाहरण यानी कि निष्कर्षण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। तो यहाँ पर सीने बार का सूत्र क्या होता है? HgS होता है, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों को ये हो जाएगा सीने बार, ये हो जाएगा गैलेना। गैलेना मतलब होता है सीसा का अयस्क, गैलेना। और जितने एस यानी कि सल्फाइड वाला है, ठीक है ना, जितने एस सल्फाइड फेन उत्प्लावन विधि से होता है निष्कर्षण उसका, यानी कि शोधन। आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, पर ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में, चलिए रोशन कुमार जी, राजा जी, धोनी जी, प्रीतम जी, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना होता है, तो ऑक्सीजन का हम लोग विन्यास से निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p, है ना, 2p कितना हो जाएगा? 8 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा देखिए, प्रथम कक्षा तो भर गया, दूसरा का कक्षा इधर है ना, तो क्या है? 2s2 2p4 है। तो 2s2 2p4 कहाँ है? 2s2 2p4 इसमें तो मेरे प्यारे से टाइपिंग में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया गया है। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर 2p4 होना था, ठीक है ना, 2p4 ऑप्शन ए चला जाएगा। 2s2 2p4 होगा, ठीक है ना, 4 होगा। नहीं तो ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं कि कोई नहीं होगा, ठीक है नवनीत राज जी। चलिए समझ गए होंगे हमारे डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग को हमेशा मैं कहता हूँ एकदम जुड़े रहिए, गर्दा मचाएंगे अब की बात, ठीक है ना। मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? तो मैग्नीशियम धातु जो वर्ग 2 के है, जैसे वर्ग 1 के तत्व होता है जिसका विन्यास होता है NS1, जिसमें होता है आप लोग को हाय लीना को रब से फरियाद, लीना को रब से फरियाद, है ना, ये हो गया। अब वर्ग 2 में है, वर्ग 2 में आप लोगों को NS2, है ना, इसमें होता है बेटी मांगे, बेटी मांगे कार स्कूटर, है ना, कार स्कूटर, अब बाप राजी। तो मेरे प्यारे से वर्ग 2 में है, तो बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 2 गो, तो 2 गो हो जाएगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। वर्ग 2 के है तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, वर्ग 1 के है तो बाह्यतम कक्षा में 1 गो। तो यह मैग्नीशियम यहाँ पे है ना वर्ग 2 में। चलिए समझ गए होंगे मेरे प्यारे सेंट। और एक इसमें एक और बात आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है कि वर्ग 1 यानी कि समूह 1 के तत्वों को, यानी कि इसमें से कोई भी आ जाए, हाइड्रोजन अपवाद में है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कोई भी आ जाए,
तो मेरे प्यारे सेठ इसमें से कोई भी तत्व रहेगा ये क्षारीय धातु कहलाएगा। और वर्ग 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसमें से बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी जो है ये मृदा क्षारीय धातु है या क्षारीय भूमिज धातु है, याद रखेंगे। एग्जाम में 100% आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 हो गया इसका। आगे देखिए मेरे प्यारे सेठ, पी ऑर्बिटल का आकार होता है कैसा होता है? पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? चलिए बहुत बढ़िया मेरे डियर स्टूडेंट। पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? देखिए एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एफ खाली रहता है। एस ऑर्बिटल गोलाकार, पी ऑर्बिटल डमलाकार, डी ऑर्बिटल डबल डमलाकार, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल डबल डमलाकार। तो इसमें पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? डम्बेल, ठीक है ना। और ये हो जाएगा डी ऑर्बिटल हो जाएगा डबल डम्बेल, एस ऑर्बिटल हो जाएगा गोलीय, और ये हो गया पी ऑर्बिटल। याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन है? अब उठा ले बतिया, कर दे लाइव करवाए थे। चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। यहाँ पे 13 नंबर में, 13 में क्या कहा? निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? कास्टिक सोडा कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। और देखिए ये जो है आप लोग को देख रहे हैं Na2CO3, ये जो है ये धोवन सोडा है। कौन है? धोवन सोडा, धोवन सोडा, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट ये साधारण नमक है, यानी कि साधारण नमक आप लोग समझ गए होंगे। सोडियम क्लोराइड ये साधारण नमक है, साधारण नमक है, ठीक है नहीं, परीक्षा में पूछता है। और वही कहेगा NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ये खाने वाला सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा हो जाएगा, ठीक है। ये खाने वाला सोडा हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? पोटास एलम क्या है? पोटास एलम को हम लोग फिटकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकरी, ठीक है ना, फिटकरी कहते हैं। पोटास एलम को क्या कहते हैं? कुणाल जी, राजा जी, रोशन जी बताइए। फिटकरी कहते हैं। तो पोटास एलम को जो हम लोग फिटकरी कहते हैं, तो फिटकरी जो होता है द्विक यौगिक होता है, यानी कि युग्म लवण, द्विक यौगिक यानी कि युग्म लवण होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? अगला कह रहा है कि हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण क्या होता है? तो देखिए एक हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल है। तो हीरा आप लोग को दर्शा देगा sp3 प्रसंकरण, और ग्रेफाइट दर्शाता है sp2, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसमें मुक्त नहीं होता है, जिसके कारण ये जो है विद्युत के सुचालक होता है। विद्युत के क्या होता है? चालक। और ये होता है विद्युत के कुचालक। क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है। ये विद्युत के क्या होता है? कुचालक होता है, याद रखना है। तो हीरा हो गया आप लोगों को sp3, ये भी पूछता है। और ग्रेफाइट जो है एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के कारण विद्युत के चालक होता है, जो sp2 प्रसंकरण दर्शाता है। दोनों ही कार्बन का क्या है? अपरूप है। अब देखिए ये जो सूत्र दिया गया है मेरे डियर स्टूडेंट, यौगिक में ये सूत्र दिया गया है, ये इस प्रकार का सूत्र है, याद रखेंगे। ये ऐसा सूत्र है, उसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, मॉडल पेपर में कर दिया होगा, और यहाँ से OH निकाल दिया है। और इसी को कभी कभी C6H5OH देता है, तो इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल। और बेंजीन का भी सूत्र याद रखेंगे, C6H6 को हम लोग बेंजीन कहते हैं, ये भी पूछता है। और बेंजीन प्रतिचुंबकीय होता है, ये भी याद रखेंगे, परीक्षा में आइबे करता है। बेंजीन प्रतिचुंबकीय होता है। तो ये फिनॉल का नक्शा है। क्या है? फिनॉल का नक्शा है। चलिए बात समझ गए। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितना है? तो बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितना है, ये परीक्षा में आता है। कभी एनिलीन में पूछता है, कभी बेंजीन में पूछता है। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, बेंजीन में कैसे आप लोग निकालिएगा? जितना डबल बॉन्ड उतना पाई बॉन्ड। देखिए बेंजीन का ये नक्शा हुआ, कितने डबल बॉन्ड है? तो 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, यानी कि 3 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। पाई कितना हो जाएगा? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होता है।
फिनॉल में भी याद रखिएगा तीने पाई बॉन्ड होगा, फिनॉलों में तीने पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। दोनों पूछता है। एनिलीन में भी तीने पाई होगा, ठीक है ना, एनिलीन में भी तीने होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उजला एवं पीला फास्फोरस, उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है? तो उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए। क्या है? अपरूप है, संभारिक है कि समस्थानिक है कि इनमें से सभी है? सभी मेरे डियरेशन करेंगे कमेंट। चलिए गिरिराज जी, रोशन कुमार का, चलिए बहुत बढ़िया। राजा जी, चलिए एमडी जखमुल्ला जखा जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। सभी लोग कमेंट चैट में कमेंट करेंगे। ऋतिक पटेल जी, चलिए सभी का एकदम करेक्ट आया है, अपरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में धातु कहेगा तो एल्युमिनियम, तत्व कहेगा तो सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि तत्व सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। लेकिन धातु कहेगा तो एल्युमिनियम। पृथ्वी में क्या कर रहा है? कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में धातु कहेगा तो एल्युमिनियम, और आप लोगों को जब तत्व कहेगा तो सिलिकॉन मारना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो भी फैक्ट बताता हूँ एकदम याद करते चलेंगे, बहुत ही बढ़िया से एकदम समझ में आएगा। देखिए फरफराहा कल्ला बरा आई छोड़ दिया है। ये वर्ग 17 के तत्व है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइलोजन के नाम से जाना जाता है। तो हाइलोजन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग को पहले से ही मैं बताया हूँ कि वर्ग 17 के तत्व जो है हाइलोजन कहलाता है, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फरफराहा कल्ला बरा आई। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एथीन के बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में क्या बनाता है? तो एथीन जब बहुलीकृत होता है तो पॉलीथीन बनाता है, और पॉलीथीन के एकलक क्या है? तो एथीन है। तो एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनेगा। क्या बनेगा? पॉलीथीन बनेगा, ठीक है। एथीन के बहुलीकरण से क्या बनेगा मेरे डियर स्टूडेंट? पॉलीथीन बनेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया गिरी जी, रोशन जी, चलिए रोशन ठाकुर जी, कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट। और आप लोग जो है एकदम गर्दा मचाएंगे, अब की बार 95 पार लाएंगे। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि साइंस में अगर चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग हर सब्जेक्ट में 80 प्लस लाना, मैं गारंटी देता हूँ 80% से लेकर के 90% आसानी से लाएंगे। यानी कि 400 से 450 कोई नहीं झुका सकता आप लोगों को। अगर अभी भी आप लोग पीडीएफ नोट्स नहीं लिए तो मैं गारंटी देता हूँ मेरा वाला पीडीएफ नोट्स पढ़िए। हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जो ऐसा गेसिंग मिलेगा जो आपको 100% एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर लेना है तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे, 8229 84 33 52। इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? सोडियम बेंजोएट। क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम मिश्रण करने पर निम्न में क्या बनता है? तो सोडियम बेंजोएट को जब सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है, याद रखेंगे। बेंजीन बन जाएगा। जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा आप लोगों को? तो आप लोगों को बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट बेंजीन बनेगा, ठीक है। चलिए गिरी जी, रोशन जी, राजा जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट देखेंगे क्या कर रहा है। जब फिनॉल को क्या कर रहा है? जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है, क्या बनता है? तो जब भी फिनॉल को हम लोग जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, जैसे देखिए फिनॉल हो गया C6H5OH है ना, ये फिनॉल। इसको जिंक के साथ हम लोग जस्ता चूर्ण के साथ क्या किए? हीट कर दिए। तो क्या होता है ना कि जिंक ऑक्साइड बन के निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड, तो ZNO। तो बचा क्या? C6H6, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। तो हम लोगों को बेंजीन बन के तैयार हो जाता है। जब भी फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो हम लोगों को क्या बनेगा? एकदम समझ गए आप लोग, बेंजीन बनेगा। आगे देखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस वर्ग 18 के तत्व या शून्य कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है ना अगर कर, है ना अगर कर, जीरो रन, है ना अगर कर, जीरो रन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सभी के सभी अक्रिय गैस है।
मात्र इसमें एक तत्व है अक्रिय गैस जो यौगिक का निर्माण करता है, तो जिनोन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस इसमें ऑप्शन में कौन है, तो नियोन है। देखिए नियोन मिल रहा है यहाँ से, चलिए नियोन मिल रहा है। समझ गए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर, समझ रहे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है, निम्न में से कौन बायोडिग्रेबल बहुलक है। तो बायोडिग्रेबल बहुलक के बारे में बताता हूँ। एक तो बायोडिग्रेबल जो है आप लोग को इसमें हो जाएगा सेलुलोज, एक होता है पीएचबी भी, और एक होता है नाइलॉन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 होता है। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों क्या है, बायोडिग्रेबल बहुलक है, जैव निम्नीकरणीय बहुलक। बायोडिग्रेबल बहुलक यानी कि जैव निम्नीकरणीय बहुलक। चलिए बहुत बढ़िया रोशन गिरी जी, चलिए राजा जी, चलिए एकदम आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट क्या करा है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब भी एल्डिहाइड का सूत्र ये हो गया CHO, इसको ऑक्सीकरण करा देंगे तो एक और ऑक्सीजन बढ़ गया, तो C दो गो हो गया, H हो गया, यानी कि कार्बोक्सिलिक में बदल गया। ये एल्डिहाइड है, इसको ऑक्सीकरण करेगा तो कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है, पूरा एकदम क्लियर क्लियर एकदम समझना है मेरे डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कह रहा है लोहा के, तो जिसको कहता है निकालने के लिए उसको हम लोग मानते हैं X, सबसे पहले समझिएगा। तो Fe को हम लोग क्या मान लिए, X प्लस। अब देखिए कितना है, H2O कितना है, तो 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख दिए गुने। ठीक है ना, अब H2O क्या होता है, उदासीन होता है, जल उदासीन होता है, तो यहाँ पर भी 0 और फिर प्लस। अब NO है, NO कितना है, तो यहाँ पे 1 है ना, 1 छुपा हुआ है, तो 1 और गुने। NO भी उदासीन है तो इसका भी 0 0। ठीक है, NO भी उदासीन है तो 0। अब देखिए बराबर में SO4 पर 2 गो माइनस होता है, तो इसका 2 माइनस जो इस पर प्लस का काम करेगा, तब बराबर में +2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, X + 0 बराबर +2, तो X बराबर +2। क्या हो गया, X बराबर +2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए गिरी जी बहुत बढ़िया एकदम, रोशन ठाकुर जी, राजा जी, रोशन कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे सेठ, गर्दा मचा रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम हॉल में करना है, ठीक है ना। अब फिर आप लोगों को दे दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है। देखिए 1,2 एथिलीन डाइएमीन को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। 1,2 एथिलीन डाइएमीन, जैसे H2 है ना, NH2 है ना, इधर भी NH2, यानी कि 1,2 है ना, एक 1 पर है और एक 2 पर है, तो 1,2 है ना। आई क्या हो गया, एथिलीन हो गया। कै गो एमीन है, एक है, एक 2 गो है, तो डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। समझ रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतर समझ रहे हैं। आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, अब कह रहा है इसमें भी कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, किसका, कोबाल्ट का। अब कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या जिसको कहेगा उसको X मानना है, तो इसको हम लोग X मान लिए। चलिए X प्लस, देखिए C2O4 कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 लगा होता है 3, और इस पर -2 चार्ज होता है, तो -2 ब्रैकेट बंद। अब बराबर में इसमें पावर में कितना दे दिया है, तो -3। और देखिए X -6 हो जाएगा, अब बराबर -3, तो X बराबर -3, इधर माइनस में 6 है तो इधर प्लस में 6, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो प्लस में 3 आएगा। तो आप लोगों को कौन सा आंसर हो जाएगा, आप लोग कहिए कि सर ऑप्शन नंबर C आएगा। क्या कहिएगा आप लोग, गिरी जी, रोशन जी, ऑप्शन नंबर C कहिएगा, है ना। चलिए एक एक लाइक करते रहेंगे, बहुत ही कम स्टूडेंट लोग लाइव में जुड़ते हैं, इसीलिए कम में लाइक कीजिए। 30 में निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है। प्रथम संक्रमण श्रृंखला का तत्व कौन कौन होता है, देख लीजिए। परमाणु संख्या 21 से लेकर के परमाणु संख्या 30 तक कौन कौन होता है, आज जान लीजिए। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, है ना, कॉपर, और 30 में है जिंक। ठीक है, परमाणु संख्या 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, आई हो गया 29, 30।
यानी कि इसमें प्रथम संक्रमण श्रृंखला का तत्व कौन है? ये तो चांदी नहीं है। देखिए इसमें से एजी मिल रहा है कहीं तक? नहीं ना मिला है। तो यही चीज जो है आप लोगों को कोई भी चीज पढ़िए तो आप लोग पूरा कॉन्फिडेंस में पढ़िए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर जो किए हैं सी, राजा जी का एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया राजा जी, चलिए बहुत बढ़िया किए। अब देखिए राजा जी आगे, तभी तो बाजा बजेगा ना मेरे राजा। देखिए क्या करें, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, तो निकेल को हम लोग क्या मानेंगे? एक्स प्लस, देखिए यहाँ पर कितना दे दिया? 4 है ना, तो CO 4 है तो 4 गुने। अब आप लोग बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है तो 0 हो जाएगा। अब बराबर में पावर में कुछ नहीं है तो बराबर में 0, तो x प्लस 0 बराबर 0, तो x बराबर 0, यानी कि आप लोगों को इसका हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ रहा है एकदम। कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम में नंबर क्लियर। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार क्या होता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, वर्ग तलीय होता है। क्या होता है? वर्ग तलीय, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर तो लिखा हुआ है तो हम काहे लिखेंगे? स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है ना। वर्ग तलीय यानी स्क्वायर प्लेनर होता है। समझ रहे हैं गौरव यादव जी? चलिए बड़ा देरी से आए हैं गौरव यादव जी। चलिए सभी लोग एक एक लाइक कर लेंगे। गिरी जी चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम बनाता है? तो ओलियम का सूत्र आप लोग पहले जानिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, H2SO4 का सूत्र तो ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है ना। लेकिन ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7, ठीक है ना। अब बात ये है कि कौन सा इसमें जुड़ेगा गैस जो ये बन जाएगा, तो हम इसी को घटा देते हैं इसमें से। H2 है ना, SO4 घटा दीजिए, H2 से H2, एगो में से एगो घट गया था, एगो 3 गो में से 4 गो घट गया था 3, SO3 क्या होना चाहिए? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। ओलियम के सूत्र याद रखिएगा, अपने समझ में आ जाएगा क्या होता है ओलियम के सूत्र, H2S2O7। बस सिंपल सी बात है, ये सूत्र याद रहेगा। H2SO4 को में से घटा लीजिए, अपने आप आ जाएगा SO3, है ना। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे छात्र, एक याद रखिए 3 गो निकलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। देखिए मेरे प्यारे लाल, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो मैं पहले ही बताया हूँ, जैसे हो गया कॉपर पैराइड्स, कॉपर का मुख्य अयस्क होता है CuFeS2, है ना। फिर कॉपर ग्लास होता है Cu2S, फिर होता है सीने बार HgS, पारा का अयस्क होता है। फिर गैलेना होता है PbS, आयरन पैराइड्स होता है ApS2, झूठा सोना जिसको कहते हैं। तो ये सभी के सभी सल्फाइड अयस्क है, और सल्फाइड अयस्क का फेन उत्प्लावन विधि से सांद्रण किया जाता है। तो फेन उत्प्लावन विधि से किसको सांद्रण किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क को, ठीक है ना। सल्फाइड में दे दिया, यह है सल्फाइड, सल्फाइड अयस्क का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे डियरेशन, लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है, यानी कि मेन अयस्क क्या है? तो Fe2O3 हेमेटाइट, क्या हो जाएगा? हेमेटाइट, ठीक है ना, हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है, हेमेटाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे डियरेशन? चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर एकदम मेरे प्यारे लाल। आगे देखिए क्या कह रहा है, सो रोज आप लोग जो है 8 बजे लाइव में एकदम मेरे प्यारे लाल जुड़िए। आप लोग को A to Z ऑब्जेक्टिव जो भी है, सब्जेक्टिव है, आप लोग को कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, ये तो मैं गारंटी देता हूं। जो भी बताऊंगा वहां पर क्लियर करके बताऊंगा। कह रहा HCOOH का IUPAC नेम क्या है? तो देखिए मेरे प्यारे वाले, इसमें कार्बन कितना है? तो एक कार्बन है तो मेथ लगा दिए, ठीक है ना। और कार्बोक्सिलिक का है तो मेथेनोइक लग जाएगा, मेथेनोइक एसिड, ठीक है ना, मेथेनोइक एसिड। तो मेथ हो गया, तो मेथेनोइक एसिड कहाँ पे है? तो यहाँ पे मिथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। यह कॉमन नेम पूछता तो फॉर्मिक एसिड, क्यों? H लग जाता है तो फॉर्म, CH3 लगता है तो एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है। कॉमन नेम में पूछता तो फॉर्मिक एसिड, IUPAC नेम में तो मेथेनोइक एसिड। और इसका यह जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। आगे चलते हैं, कह रहा है कीटोन के अवकरण कराएंगे इससे तो क्या बनेगा? तो देखिए मेरे डियरेशन, सबसे पहले इसका रिएक्शन समझ लीजिए। ये हो गया आप लोगों को कीटोन, क्या हो गया? कीटोन हो गया, ठीक है ना, कीटोन। इसको जैसे ही हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ
हम लोग अवकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? अवकरण कराएंगे। तो यह जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा, अल्कोहल में बदल जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल में, कितने डिग्री अल्कोहल में? 2 डिग्री अल्कोहल में ये बदल करके चेंज हो जाएगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल में 2 डिग्री अल्कोहल में बदलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल में बदल जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट? सभी को समझ में आ रहा है? राजा जी, रोशन जी, गिरी जी, गौरव जी, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन, एग्जाम कन्फ्यूजन हो जाएगा। कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है? तो कॉपर पेराइड CuFeS2 होता है, जो सल्फाइड अयस्क होता है। इसका समाहरण किया जाता है या सांद्रण किया जाता है फेनुत्प्लावन विधि से। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। गैलेना जो है शीशा का अयस्क होता है। कॉपर ग्लास जो है कॉपर का अयस्क होता है। सीडेराइट भी हटाइए इसको, इसके से कोई जरूरत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कराए? एथेनॉल। एथेनॉल जल में घुलनशील। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ये एथेनॉल का सूत्र है, ठीक है ना, एथेनॉल का सूत्र। एथेनॉल में जो है हाइड्रोजन आबंध के कारण जो होता है जल में घुलनशील होता है। एथेनॉल जो है हाइड्रोजन आबंध के कारण जल में घुलनशील होता है। ठीक है गौरव जी, गिरी जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रोज 8 बजे शाम में लाइव क्लास में आप लोग ज्वाइन कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, कभी भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि ये जो है दिया गया, इसका IUPAC नेम क्या है? तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले ये कीटोन है। कीटोन के IUPAC नेम के नियम होता है LK नॉन। क्या होता है? LK नॉन। के बाद वाला हम लोग लगा देंगे। कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन को हम लोग प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप। के बाद वाला नियमा लगा दीजिए। आप लोग अगर इसका IUPAC नेम हम पढ़ा देंगे ना, तो आप लोग को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलिएगा। तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो प्रोपेनॉन कहाँ है? तो यहाँ पे है प्रोपेनॉन, ठीक है ना, एकदम समझ गए होंगे मेरे प्यारे लाल। आगे बढ़ते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हो गया। देखिए आप लोग को मैं बता देता हूँ। एक ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, ग्लूकोज है ना, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, और एक होता है ग्लैक्टोज। क्या होता है? ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। ये सभी के सूत्र होता है C6H12O6। सभी के सभी मोनोसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ये याद कर लेना है। बाद बाकी सब डाइसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। सब मोनोसैकेराइड है, ठीक है, क्या है? मोनोसैकेराइड। चलिए बहुत बढ़िया गौरव यादव जी, राजा जी, रोशन जी, मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, और आप लोगों को अगर PDF नोट्स लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसका पूछ रहा है मेरे प्यारे, ध्यान देंगे आप लोग। इसका क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, CH3COOH एक है, क्या है? तो मोनोबेसिक अम्ल है कि डाइबेसिक अम्ल है, क्या है? तो मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ पे मोनोबेसिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनोबेसिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना, मोनोबेसिक अम्ल हो जाएगा। CH3COOH कि डाइबेसिक होगा मेरे प्यारे? CH3CH2, एक ही OH समूह निकलेगा इसमें से ना। CH3, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, एक OH आ गया तो मोनोबेसिक। एक OH समूह आया तो मोनोबेसिक, ठीक है ना। चलिए राजा जी तो आज गर्दा मचा दिए, रोशन जी भी गर्दा मचा दिए हैं, गौरव जी भी गर्दा मचा दिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया आज आप लोग किए हैं। रोज एकदम टाइम से एकदम जुड़ जाना है लाइव। और मेरे प्यारे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है ना। बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके लिए मैं कल ला रहा हूँ। सब्जेक्टिव का जो है आप लोगों को डला जाएगा, ठीक है ना, चिंता नहीं करना है। अगर आप लोग नए नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को अगर PDF नोट्स लेना है तो अभी भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं लिए हैं तो मैं गारंटी देता हूं, अगर हर सब्जेक्ट में आप लोग चाहते हैं लाना, हर सब्जेक्ट में अगर 80% अगर आप लोग लाना चाहते हैं, 400 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं 450 तक आप लोग ला सकते हैं। 400 से 450 तक आप लोग फटाफट कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, 82 29 84 33 52।
और गर्दा मचाइए एकदम एग्जाम हॉल में उस पीडीएफ नोट्स को पढ़ करके, ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स को पढ़ करके आप लोग गर्दा मचाइए एग्जाम हॉल में। साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोगों को जो है एग्जाम डेट को लेकर के, ठीक है ना, एग्जाम डेट को लेकर के बहुत ही बड़ी खुशखबरी आया है, जो खुशखबरी अभी बहुत सारे स्टूडेंट लोग नहीं जान पाते हैं। देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ एक खुशखबरी क्या आया है बिहार बोर्ड की तरफ से। वो आप लोग को गूगल या क्रोम पर स्टडी सिलेबस सर्च कर लेना है, ठीक है ना। स्टडी सिलेबस गूगल या क्रोम पर कर लीजिएगा सर्च। उसके बाद आप लोग को आ जाना है, ऐसा इंटरफेस आएगा इस पे। और इस पे क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर आना है, न्यू अपडेट पर आना है। न्यू अपडेट पर हम लोग क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 2025 परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को बताया गया कि बिहार बोर्ड ने जारी किया 2025 में कितना नंबर लाने पर पास या फेल होगा। तो कितना नंबर लाएगा तो वो पास या फेल होगा। 70 अंक वाले विषयों में कितना अंक लाना होगा बिहार बोर्ड। यानी कि बिहार बोर्ड ने अपने तथ्य के अंतर्गत अपना नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है। अपने तथ्य के अंतर्गत अपना नोटिस जारी कर दिया है। और सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार लाइक कर लेंगे, एक एक लाइक करेंगे, आसानी से 19-20 लाइक पहुंच जाएगा, है ना। 19-20 भी बहुत हो गया। चलिए आप लोग जो अपने अपने दोस्तों में शेयर भी कर लेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, और ये आप लोग आकर के यहाँ पे देख लेंगे। फिर से मैं बताता हूँ एक बार, गूगल या क्रोम पर आना है, स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च कर लेना है। जैसे ही स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे ही सर्च करेंगे स्टडी सिलेबस तो आप लोग को ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक। क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर करेंगे, यहाँ पर न्यू अपडेट पर क्लिक कर लेंगे। करने के बाद आप लोग का ऐसा ऐड आएगा, तो इसको कट कर देना है। और कट करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आएगा सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर में आप लोग को क्लिक करना है। और यहाँ से आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना कितना नंबर लाना है किस विषय में, वो पूरी जानकारी आप लोगों को दिया गया है। तो यहाँ से आकर के आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए नीरज उबरा कट करो।